अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फ्रीलांस ट्यूटर और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूं और वो है एक अच्छा कवर लेटर लिखना। और ऐसा कवर लेटर लिखना मैं आपको बताऊंगा जिसमें रिस्पांस रेट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि हम प्रपोज़ल भेजते हैं लेकिन क्लाइंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो मेरे साथ भी ये मसला होता था। फिर मैंने अपना प्रपोज़ल लिखने का स्टाइल चेंज किया और स्टाइल चेंज करने के बाद मैंने देखा कि रिस्पांस रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब नए स्टाइल से मैंने लिखना शुरू किया, जो मेरा पहला प्रपोज़ल था, उसमें जो पहली जॉब मुझे मिली वो थी $50 पर आवर की। तो मैं आपके साथ अपना वो प्रपोज़ल भी आज शेयर करूंगा जिस पे $50 पर आवर की जॉब मिली, और इसके अलावा भी कुछ प्रपोज़ल्स शेयर करूंगा जो मैं जॉब्स पोस्ट करता हूं और लोगों ने मुझे भेजी हैं, तो उसमें ताकि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा सकूं कि प्रपोज़ल की अच्छी चीज़ें क्या हैं या उसके अंदर मसाइल क्या हैं। तो ये अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो इसमें मैंने freelancer.com पे जो अपनी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स पोस्ट की हैं, तो उसमें ये बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ये प्रपोज़ल्स हैं जो लोगों ने मुझे भेजी हैं। तो देखिए, तकरीबन हर जॉब पे 10, 15, 20, इवन 50 तक प्रपोज़ल्स लोग भेजते हैं। और ये मैंने देखा है जब काफ़ी मैं प्रोजेक्ट्स पोस्ट करता हूँ आउटसोर्सिंग के लिए। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 95% जो प्रपोज़ल्स हमें रिसीव होते हैं एज अ क्लाइंट, वो कॉपी पेस्टेड या बहुत जेनेरिक होते हैं। सिर्फ 5% ऐसे प्रपोज़ल्स होते हैं जिसमें पता चलता है कि फ्रीलांसर को समझ आई है रिक्वायरमेंट्स की और उनको काम आता है। तो इससे दो चीज़ें समझ आती हैं हमें। पहली बात तो यह है कि आपने अगर इस 95% में हैं, वहाँ से निकल के आपने 5% वाले ग्रुप में जाना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और आपने देखा है वहाँ पे 15-20 लोग पहले से अप्लाई कर चुके हैं, तो उसमें परेशान कभी नहीं होना, क्योंकि उस 15-20 में हो सकता है 13 या 14 जो है ना वो जेनेरिक कॉपी पेस्टेड प्रपोज़ल्स होंगे, उनका कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप भी उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगा एग्जांपल के साथ। ये एक प्रोजेक्ट है जो मैंने फ्रीलांसर पे पोस्ट किया था, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट को किस तरह पढ़ना है और फिर प्रपोज़ल किस तरह लिखना है। उससे पहले कि मैं आपको अपने प्रपोज़ल्स दिखाऊं या विनिंग प्रपोज़ल दिखाऊं, मैं कुछ ऐसे प्रपोज़ल्स भी आपको दिखाऊंगा जिसमें कोई मसाइल हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि उनके अंदर क्या क्या मसले हैं। मिसाल, इस जॉब को अगर आप देखें तो क्लाइंट कहता है कि आई विल गिव यू एन 11-page डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच यू विल आंसर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई विल प्रोवाइड। द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, सो इफ़ you know statistics you will be preferred. The requirement is only 3-page document containing answer to the questions I will provide. Source document is only 11 pages long. इसके अंदर मैंने लिखा था, मैं अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में लिखता हूँ कि जो भी जेनेरिक प्रपोज़ल होंगे उनको मैं रिजेक्ट कर दूँगा। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पढ़ते हैं अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, आपने ये देखना है ज़रूर कि उसके अंदर जो क्लाइंट्स ने स्किल्स लिस्ट की हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्लाइंट की एक्चुअल स्किल रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिर आप उसमें अपने उन स्किल्स को भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, जो मुझे प्रपोज़ल्स रिसीव हुए, ये पहला प्रपोज़ल है। अभी ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है। तो पहला प्रपोज़ल उन्होंने भेजा जी कि $50 में वो करेंगे 7 दिन में। आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. My expertise are quantitative analysis. I have a strong research background in two-tail method, crosstab, regression, correlation, ANOVA, and other statistical analysis. I will provide you best research interpretation as well as I am capable of running SPSS data. Please leave me a message for further queries. अब आप देखें, जो रिक्वायरमेंट है वो है probability, sampling, report writing, statistics। कहीं पे भी उन्होंने इनका जिक्र तक नहीं किया। जैसे ये मैंने लिखा है कि डिड नॉट मेंशन रेलेवेंट स्किल्स, इस प्रपोज़ल में ये मसला है। डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ी खामी ये है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं की।
इसका मतलब ये है कि क्लियर आपको पता चलता है कि ये एक कॉपी पेस्टेड प्रपोजल है और इसमें उन्होंने इररेलेवेंट स्किल्स भेजी हैं कि SPSS, एनोवा, कोरिलेशन, जिनका इस प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी यहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी उनको लिखने की। यह है जी दूसरी एग्जांपल। इसमें फिर आप देख सकते हैं ऊपर मैंने ये वही प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है। इन्होंने लिखा है जी, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, माई वर्क विल बी अप टू मार्क एंड विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। चलें ठीक है। आई हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, काइंडली ओपन प्राइवेट मैसेज बोर्ड टू डिस्कस। ये जुमला जब आप लिखेंगे तो क्लाइंट समझ जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन है और वाकई आप ये जॉब करने में सीरियस हैं तो आप क्वेश्चन लिखें, ये तो ना लिखें कि आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपने कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा यू कैन चेक माई प्रोफाइल। अब ये वाला जुमला इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं चेक माई प्रोफाइल, क्लाइंट के पास इतने ज़्यादा प्रपोजल्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आप इस तरह के प्रपोजल के बाद वो आपका प्रोफाइल चेक करें। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें देखने वाली। यह है जी तीसरी एग्जांपल। इसमें जो मसाइल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है जी हायर यूनिवर्सिटी टेक्नीशियन इन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। फिर उन्होंने कहा करंटली कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये उन्होंने लिखा है जो वो काम करते हैं। फिर इन्होंने एक लिस्ट लिखी, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, कमिटेड, गोल्स एंड चैलेंजेस, फिर कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा शीट, दुनिया जहाँ की जो भी स्किल्स थी वो उन्होंने इस लिस्ट में डाल दी। अब आप खुद बताएं कि इस प्रपोजल के ऊपर कोई क्लाइंट क्यों इनको हायर करेगा। इस तरह का प्रपोजल का मतलब है, ये न्यू फ्रीलांसर भी हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना टाइम भी वेस्ट किया और क्लाइंट का टाइम भी वेस्ट किया। और इसमें मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इनका इस तरह के प्रपोजल का जो हायर्ड चांसेस हैं 0%। इस तरह के प्रपोजल से बेहतर है कि आप प्रपोजल लिखें ही नहीं, ताकि आपके टाइम की तो कम से कम बचत हो। ये एक और प्रपोजल है। पहले जो थी वो सारी थी कॉपी पेस्टेड, कि उन्होंने बगैर पढ़े कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। कोई प्रोजेक्ट का पता नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्लाइंट क्या कह रहा है, तो कॉपी पेस्ट करेंगे, आपका प्रपोजल कोई पढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि मैं तकरीबन हज़ारों प्रपोजल्स रिव्यू कर चुका हूँ, पहली 1 या 2 लाइन पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कॉपी पेस्टेड प्रपोजल है, उसके बाद क्लाइंट पढ़ता ही नहीं। अब ये प्रपोजल आप देखें, इसमें और किस्म के मसाइल। इन्होंने लिखा आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट वर्क इन लेस टाइम एंड मनी एफिशिएंटली, आई हैव स्टडी अ कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई वुड लव टू वर्क, और ये सारी चीज़ें। इसमें किसी हद तक इन्होंने बातें वो लिखी हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्किल्स से रिलेटेड, लेकिन इसमें दूसरा जो मसला है वो ये है कि स्पेलिंग्स और ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। तो अगर आप राइटिंग की किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी प्रपोजल में ग्रामर या स्पेलिंग की गलतियां हैं, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि अगर वो एक प्रपोजल ठीक नहीं लिख सकता तो वो जॉब क्या करेगा या करेगी। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी राइटिंग वाली जॉब्स के लिए स्पेशल, बाकी अगर डाटा के से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है, जिसमें इंग्लिश की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें क्लाइंट इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ज़रूर ये देखें कि उसमें ग्रामर की या स्पेलिंग की कोई गलती तो नहीं है। जैसे इन्होंने ग्रामर की गलतियाँ की हैं और फिर ये अननेसेसरी कैपिटलाइजेशंस वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो आपके प्रपोजल का इमेज, क्योंकि प्रपोजल ही वो चीज़ है जो क्लाइंट को मजबूर करता है, जो आपका कवर लेटर है, कि वो या तो आपसे बात करे या फिर आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करके अगले बंदे की तरफ चला जाए। तो इन शॉर्ट समरी ये है कि आपके प्रपोजल में ये 5 चीज़ें जो मैंने लिस्ट की हैं नहीं होनी चाहिए। कॉपी पेस्टेड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कभी भी ना करें। हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ, थोड़ी सी चीज़ें आप एक दूसरे से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर प्रोजेक्ट के लिए नया प्रपोजल लिखना पड़ेगा। मतलब कि ये है कि जो आपका टेम्पलेट होगा उसमें तब्दीलियां करनी होंगी। अगर वो नहीं करेंगे
तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जेनेरिक प्रपोजल्स नहीं लिखें जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बारे में कोई बात ही ना हो, प्रोजेक्ट की बात ही ना हो, तो वो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। राइटिंग और ग्रामर का मैं बता चुका हूँ। बाज़ औक़ात मैंने देखा है लोग कहते हैं कि मैं फ्री में आपकी जॉब करके देता हूँ, तो इस तरह कभी भी ना करें, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप सीरियस नहीं हैं। कोई भी फ्री में काम नहीं करता। और इर्रेलेवेंट चीज़ें ना लिखें। मिसाल के तौर पर अगर एक स्किल से रिलेटेड, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब है, तो आप 10 और सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख के अपना इंप्रेशन ख़राब मत करें, सिर्फ रेलेवेंट टू द पॉइंट। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिनको मैंने हायर किया, उनका प्रपोजल आपको मैं पढ़ा के दिखाता हूँ इसी जॉब के लिए। ऊपर जॉब की डिस्क्रिप्शन है, नीचे आप लिखे, उन्होंने लिखा है कि आई एम एन एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिशियन विद स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग। ये देखिए मैंने कहा है प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, वो उन्होंने लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा आई विल प्रेफर स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने लिखा है आई एम एन एक्सपीरियंस्ड स्टैटिस्टिशियन। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने प्रोजेक्ट पढ़ा है और उसी को वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है आई कैन राइट 3 पेजेस ऑन प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, आई विल कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड 100% एक्यूरेसी। ठीक है, टू द पॉइंट, सिर्फ 3 या 4 लाइनें। न्यू फ्रीलांसर, पहले इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई स्टार्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद मैंने इनको हायर किया। हालांकि इनका बजट बाकी कई फ्रीलांसर से ज़्यादा था, उसके बावजूद इससे आपको पता चलता है प्रपोजल से कि फ्रीलांसर को जॉब समझ में आई है। ठीक है, अब आते हैं मेरा वो प्रपोजल जो मैंने अपना स्टाइल चेंज करने के बाद पहला प्रपोजल लिखा, जिसमें $50 पर आवर का प्रोजेक्ट मुझे मिला। तो ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, अपवर्क पे ये जॉब पोस्ट हुई थी, ये इसकी ओरिजिनल है। लिंक्डइन असिस्टेंट्स उसका नाम था, टाइटल, और फिर क्लाइंट ने लिखा है हेल्प विथ लिंक्डइन प्रोफाइल, आई एम ट्राइंग टू साइन अप फॉर प्रीमियम एंड इट्स लॉक्ड ऑन ब्रिटिश पाउंड्स एंड शुड बी USD। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट प्रीमियम पे अपग्रेड करना चाहता है अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, लेकिन वो ब्रिटिश पाउंड्स में पेमेंट मेथड दे रहा है और उनको चाहिए US डॉलर्स में। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, आई ऑल्सो हैव 2 प्रोफाइल्स दैट नीड टू बी मर्ज्ड। पहली प्रोफाइल पेमेंट वाला मसला, दूसरी रिक्वायरमेंट 2 प्रोफाइल्स को मर्ज करना। तीसरी रिक्वायरमेंट, आई वुड लाइक टू राइट अ बेटर प्रोफाइल एंड मार्केट माई सेल्फ बेटर। अब ये 3 चीज़ें मैंने देख ली, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना ओरिजिनल प्रपोजल जो मैंने इनको भेजा। प्रपोजल के साथ साथ मैंने राइट साइड पे बॉक्सेस बनाए हैं 5। तो कोई भी आपका प्रपोजल हो, कोई भी जॉब हो, तो उसमें यही 5 या मैक्सिमम 6 पार्ट्स हों जो बेसिक चीज़ें कवर करती हैं। तो आपने जब भी प्रपोजल लिखना है तो इसी हिसाब से जो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं, इनको आपने मैच करके हर प्रोजेक्ट के साथ लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि रिएटरेट, जो पहला पार्ट है, रिएटरेट क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, कि वो चाहते क्या हैं। इससे क्लाइंट को सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि आपको उनका मसला असल में समझ आया। देखिए मैंने लिखा कि आई कैन सी यू नीड असिस्टेंस विद नंबर 1 अपग्रेडिंग योर लिंक्डइन अकाउंट टू प्रीमियम, 2 मर्ज 2 लिंक्डइन अकाउंट्स, दूसरी रिक्वायरमेंट थी उनकी, तीसरी इम्प्रूव द अकाउंट। ये 3 उनके मसाइल थे बड़े जो मैंने लिस्ट कर दिए। उसके बाद दूसरा है डिस्क्राइब योरसेल्फ। इस पार्ट में आपने अपनी एक्सपीरियंस बतानी है, अपनी स्किल्स बतानी है, और साथ आपने ये भी बताना है कि आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट अभी अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट की ख्वाहिश होती है कि उनका प्रोजेक्ट अब फ़ौरन स्टार्ट हो ताकि जल्दी ख़त्म हो। सो द सूनर यू विल स्टार्ट द सूनर यू विल एंड। तो आपने अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है क्लाइंट को। तो मैंने लिखा आई एम एन एक्सपीरियंस्ड वर्चुअल असिस्टेंट एंड विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू कंप्लीट दिस टास्क, आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट राइट अवे। बस सिंपल कि काम आता है और मैं अभी काम करने के लिए तैयार। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन बताना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
क्योंकि इससे क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आप उनका काम कैसे करेंगे। इसमें जो मेन चीज़ें आपने लिखनी है, आपने लिखना है व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डू इट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, एंड कोई एक्स्ट्रा बोनस ऑफर अगर आप देना चाहते हैं। अभी देखें आप इसमें मैंने लिखा है इफ़ आई वर टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी अगर आप मुझे हायर करते हैं, आई प्लान टू अकम्प्लिश दिस एज फॉलोज। पूरा आप अपना प्लान बताएं कि आप क्या क्या करेंगे। अपग्रेड वन प्रोफाइल टू प्रीमियम, आई विल पे इन US डॉलर्स एंड वी कैन एडजस्ट द बजट प्राइसिंग इन बजट प्रोजेक्ट। फिर मैंने लिखा है कि दूसरा काम जो मैं करूँगा, मर्ज टू अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो करूँगा। थर्ड मैंने कहा है वर्क ऑन द न्यूली क्रिएटेड अकाउंट टू मेक श्योर इट इज़ कंप्लीट, अट्रैक्टिव एंड हैज़ ऑल द डिटेल्स। ये आपने फाइनल चीज़ बतानी है कि अब फाइनल चीज़ क्या होगी, जो आपका आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। ये पढ़ के क्लाइंट को खुशी होती है कि वाकई ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस तक ये फ्रीलांसर पहुंच सकता है। फिर आपने बोनस, ये एक ऐसा बोनस है जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं कि आई विल मेक एनी रिविजन्स नीडेड अंटिल यू आर सेटिस्फाइड विद द कंटेंट। वेबसाइट है तो आप कहें विद द डिज़ाइन, और जो भी है आप लिखें कि जी आप अनलिमिटेड रिविजन्स देते हैं। अगर आपको काम आता है मैक्सिमम 1 या 2 रिविजन्स होंगी, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चौथा पार्ट है, ये हर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ज़रूरी है, और अगर नहीं भी है तो कम से कम क्वेश्चंस या क्लेरिफिकेशंस जो है ना वो होते हैं तकरीबन हर प्रोजेक्ट में। तो वो अगर आप लिखेंगे तो उससे क्लाइंट को ये समझ आएगी कि ये बंदा जो है ना वाकई इस काम में सीरियस है। जैसे इसमें मैंने उनको कहा है कि व्हाट आई विल नीड फ्रॉम यू, फिर मैंने लिखा है कि योर अपडेटेड CV टू मेक श्योर आई पुट करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन लिंक्डइन, क्योंकि उनका लिंक्डइन अकाउंट अपडेट करना था तो मैंने कहा मुझे आपकी अपडेटेड CV चाहिए। फिर क्लोजिंग में आप अपना सैम्पल भेजें, जो भी मोस्ट रेलेवेंट सैम्पल हो, और साथ ही ग्रीटिंग्स और कि आई एम अवेलेबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस। अब ये प्रपोज़ल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर मैंने पैराग्राफ में लिखा है ताकि सब क्लाइंट को क्लियरली समझ आ जाए कि मैं क्या उनको बताना चाहता हूँ। ये प्रपोज़ल मैंने भेजा और थोड़ी देर के अंदर आप देखें ऑफ़र आ गई $50 पर आवर प्रोजेक्ट, और चूँकि काम आता था, सिंपल सा काम है, फ़ौरन मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक अच्छा प्रपोज़ल लिखने का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। वो सिर्फ 3 घंटे का था, $150 का प्रोजेक्ट था। उसके बाद उन्होंने और काम दिए, जी ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो ये देखें अभी तक मैं उनके 36 घंटे का काम किया है और $1800 कमा चुका हूँ। क्यों? सिर्फ एक अच्छा प्रपोज़ल लिखने की वजह से, क्योंकि एक अच्छा प्रपोज़ल आपको एक अच्छा क्लाइंट देता है, और एक अच्छा क्लाइंट ही आपके लिए काफ़ी अगर अच्छा मिल जाता है। तो ये समरी है अभी मैंने जो लिखी है, इसमें आपने प्रपोज़ल लिखते हुए इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना, इन चीज़ों पे आपने गौर करना है, एंड डोंट मेक अ मिस्टेक। इनमें से अगर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रपोज़ल की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्कस द प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, नॉट योरसेल्फ। बहुत से प्रपोज़ल मैंने देखे हैं उसमें फ्रीलांसर लिखता है आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। उससे क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि उसका प्रोजेक्ट आप कैसे करेंगे। आप उनके प्रोजेक्ट के बारे में लिखें कि आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ये आउटपुट होगी, ये इनपुट होगी। उससे क्लाइंट को खुशी होगी। जो दूसरा पॉइंट है कि कॉपी पेस्टेड का कोई फ़ायदा नहीं। एक प्रपोज़ल लिखें, टाइम लगाएं उस पर, बैठ के आराम से पढ़ के प्रूफ रीड करके भिजवाएं, बजाय कि 10 प्रपोज़ल कॉपी पेस्ट करके आपने भेज दिए। ये कोई असाइनमेंट नहीं है। आपका प्रपोज़ल अच्छा होगा, आपको रिस्पॉन्स आएगा। कॉपी पेस्ट करके 50 प्रपोज़ल भिजवाएंगे, टाइम पैसे ज़ाय होंगे, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगी। तो क्वालिटी पे तवज्जो दें, क्वांटिटी पे नहीं। 10 प्रपोज़ल भेजने का टारगेट मत रखें। ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफाइल आपने क्लाइंट का भी चेक करना है किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती,
तो उन पे अगर आप बिड करते हैं तो हो सकता है आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। सिर्फ उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिसको आप 100% कर सकते हैं। आप अगर ऐसे जॉब पे अप्लाई करते हैं जो आपको सही तरीके से नहीं आता और किसी तरीके से क्लाइंट आपको एक्सेप्ट कर लेता है और वो काम ख़राब हो जाता है, तो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। दैट विल स्पॉइल योर प्रोफाइल। रिव्यू एंड प्रोफाइल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। $100 की खातिर अपना प्रोफाइल बर्बाद ना करें, क्योंकि उसके बाद आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उससे बेहतर ये है कि आप 50, 30, $20 वाला ऐसा प्रोजेक्ट देखें जो आपको सही तरीके से आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे अगर कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, वो बेहतर है उससे कि अगर आप पहले उसको इग्नोर कर दें और बाद में डिस्प्यूट तक बात चली जाए। और रेलेवेंट क्वेश्चंस और क्लेरिफिकेशन पूछने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जॉब पोस्ट में भूल जाता है, और अगर वो आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर क्लाइंट को काफ़ी खुशी होती है कि हाँ यार, ये मुझे ये बात लिखनी चाहिए थी जॉब पोस्ट में, मैंने नहीं लिखी, तो वो फ़ौरन आपको जवाब दे देगा कि जी ये इस तरह है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप एक बारगेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। जो सैंपल्स आपने क्लाइंट को भेजने वो थोड़े से भेजें, 1 या 2 सैंपल्स, और बहुत रेलेवेंट। ये नहीं कि आप क्लाइंट ने एक राइटिंग का प्रोजेक्ट दिया, आपने 20 सैंपल भिजवा दिए। मैंने देखा पिछले दिन कोई वेबसाइट से रिलेटेड जॉब मैंने पोस्ट की, तो एक फ्रीलांसर ने मुझे कोई 20-25 लिंक भिजवा दिए, जी ये वेबसाइट्स हमने बनाई हैं। अब 20-25 वेबसाइट का नुकसान ये होता है कि उनमें से क्लाइंट एक भी नहीं देखता। उससे अच्छा ये है कि आप 1 या 2 वेबसाइट्स के लिंक भेजें जो बिल्कुल रेलेवेंट हों क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो 1 या 2 सैंपल्स को वो चेक भी करेंगे और उससे आपके हायर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और ये जो जुमला अक्सर लोग लिखते हैं कि प्लीज़ विज़िट माय प्रोफाइल, क्लाइंट को 30, 40, 50 प्रपोजल्स आते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक प्रोफाइल विज़िट करें। प्रोफाइल विज़िट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रपोज़ल अच्छा हो। प्रपोज़ल अच्छा होगा तो वो यकीनन आपका प्रोफाइल देखेंगे। अगर प्रपोज़ल अच्छा नहीं है, सिर्फ आप उनको कहते हैं कि कम इन द चैट बॉक्स, विज़िट माय प्रोफाइल, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना कोई चैट बॉक्स में आएगा, ना आपका कोई प्रोफाइल देखेगा। और ये जो आखिरी पॉइंट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स को अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो मैसेज पे मैसेज भेजते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं मैसेजेस के साथ, तो उससे आपका इंप्रेशन काफ़ी ख़राब होता है। तो उससे बेहतर ये है कि अगर 2 या 3 मैसेजेस के बाद आपको क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका टाइम डिफरेंस होता है। अगर उसके बाद भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, 1 आध रिमाइंडर भेजने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजने से जो है ना वो आपका इंप्रेशन ख़राब होगा। तो ये चीज़ें आप अपने मद्देनज़र रखें जब भी व्हेन यू आर राइटिंग अ कवर लेटर या प्रपोज़ल, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स रेट आपका बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि ये मैंने ख़ुद टेस्ट एंड ट्राई किया है, और मैंने जब से ये नया स्टाइल यूज़ करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट बढ़ गया और हायर करने का, और उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो ये था एक अच्छा कवर लेटर लिखने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें ताकि इसके बाद भी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको पहुँच सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए एक नई बहुत यूज़फुल वीडियो मैं लेके आऊँगा जिससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।